नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो है संविधान पढ़ रहे थे, तो इसमें संविधान की लगभग 9 वीडियो आपको दे चुका हूं मैं। ठीक है, हमने जो पढ़ा है वो भाग 3 पढ़ चुके इसमें, और भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स, इसको हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से अपने संविधान में जोड़े हैं हमने। अमेरिका के संविधान से अपने संविधान में जोड़े हैं, और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो हमारा भाग 3 है। और भाग 3 में मैं आपको अनुच्छेद 21A तक करा चुका हूं। ठीक है, जिसने वे नहीं देखी है, हमने संविधान की वीडियो पढ़ी है प्ले लिस्ट में, प्ले लिस्ट बना रखी है संविधान के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। 21A तक मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं, पहले कराई थी ये, और अब जो है यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22, देखो अनुच्छेद 22 हमारा क्या कहता है? मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण। मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण। देखो ये फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में ये अनुच्छेद 22 पढ़ रहे हैं, मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण। देखो मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण कौन करेगी? सरकार करेगी। किसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे के अंदर कोई गिरफ्तार किया जाता, मतलब कोई गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है, यातायात के समय को काटकर। ठीक है, अब इसमें क्या है? मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में, कि सरकार करेगी भाई। ठीक है, अगर किसी ने 1 क्राइम करा है, 2 क्राइम करा है, तो उसको जो सजा है उसी सिचुएशन में मिलेगी। ऐसा नहीं है कोई 50 साल का व्यक्ति है और उसे जो है 10 साल की और सजा दे दी, 20 साल की किसी दूसरे क्राइम के लिए दे दी, 30 साल की किसी के दूसरे क्राइम के लिए दे दी, है ना। और डेथ तो होगी उसकी 60 या 70 साल बाद, है ना। तो ये 20-30 साल उसका ऐसा नहीं है कि भाई उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर उसके लिए क्या करेगा, उसकी सजा काटेगा। ठीक है, तो इससे भी संरक्षण कौन करेगी? ये सरकार करेगी। ठीक है, ये है हमारा अनुच्छेद 22। अगर मैं अनुच्छेद 23 की बात करूं, ठीक है, अब अनुच्छेद करते हैं 23 की बात। अनुच्छेद 23, मानव का दुर्व्यापार और वेगार श्रम पर रोक। ठीक है, ये कहता है हमारा अनुच्छेद 23, मानव का दुर्व्यापार, यानी कि किसी मानव का हम दुर्व्यापार नहीं कर सकते। जैसे दुर्व्यापार है, जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति आपको मिला और आपसे वो कहने लगा कि भाई मुझे जो है खाना खिला दो, और आपके मन में लालच आया कि भाई इसे जो है मैं अपने पास में ले जाता हूं और इसे खाने के बल पर ही इससे सारा काम करवाऊंगा। ठीक है, घर का भी और सारी चीज का। लेकिन यहाँ पर क्या है? मानव का दुर्व्यापार, यानी कि दुर्व्यापार नहीं कर सकते, मतलब खाने के व्यापार पर ही नहीं रख सकते, यानी खाने के व्यापार। और वेगार का मतलब है बिना किसी पैसे के, ठीक है, बिना किसी पैसे के। ठीक है, एक तो उसका दुर्व्यापार नहीं कर सकते, यानी कि उसे उसका व्यापार के ऑप्शन से आपको उसे उसका यूज नहीं कर सकते। दूसरा, उससे काम भी करवा रहे हैं और आप पैसे भी नहीं दे रहे, तो इस चीज पे क्या है? रोक है। और अनुच्छेद हमारा 23 ये कहता है, आर्टिकल 23। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 24। ठीक है, ये 24 क्या है? ये है बाल श्रम पर रोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल श्रम पर रोक। ये हम कह सकते हैं कारखानों में बालकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध। कारखानों में बालकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध, यह है बाल श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, जो आपने ये देखे होंगे कि जैसे छोटी मोटी फैक्ट्री खुल रही है, ठीक है, फैक्ट्री खुल रही है, होटल खुल रहे हैं, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लगे होते हैं। अब ये क्या करते हैं भाई? अगर छोटे बच्चे लगाएंगे तो उसे पैसे कम देने पड़ेंगे। जैसे सपोज करो कोई बड़ा व्यक्ति है और वो 10,000 रुपये ले रहा है, तो और क्या करेगा? और जो छोटे बच्चे हैं वे क्या करेंगे? वे उसके हाफ सैलरी में क्या कर देंगे? काम करेंगे, और उतना ही काम करेंगे, और उसको वे डरा धमका भी सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है
इस चीज पे प्रतिबंध है कि भाई बाल श्रम, बच्चों से श्रम करवाने पर रोक है, ये हमारा आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं बात करता हूं अनुच्छेद 25 की, देखो ये 25 से लेकर 28 तक बहुत सिंपल आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये हमारे धर्म से संबंधित है, धर्म से संबंधित, ये हमारे धर्म से संबंधित है। अब देखो धर्म से कैसे, अनुच्छेद 25 हमारा ये कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी जो इच्छा है वो उस धर्म में जा सकता है। ये हमारा अनुच्छेद 25 कहता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता या अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद 25। अगर अनुच्छेद 26 की मैं बात करूं, अनुच्छेद 26 तो धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद हमारा। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है हमारी, यानी कि किसी मान लीजिए कोई धर्म है, ठीक है, जैसे हिंदू धर्म है और आप कोई मंदिर बनवाना चाह रहे हैं, कुछ और प्रबंध करना चाह रहे हैं, तो उसके कार्य के लिए आप प्रबंध कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 27 की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 27 हमारा ये कहता है कि 27 में जो भी आप डोनेट करेंगे, जो भी आप दान देंगे, यानी कि धार्मिक कार्यों पर कर न लेने की स्वतंत्रता या न देने की स्वतंत्रता। देखो जो धर्म के लिए कोई भी आप डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, कोई दान दे रहे हैं आप, तो उस पे जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स नहीं लेगी। ठीक है, तो टैक्स करता है ना, तो अगर आप धर्म के नाम पे दे रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको 25 समझ में आया होगा, 26 समझ में आया होगा, 27। अब मैं बात करूंगा 28 की। ठीक है, अनुच्छेद 28, इसको रफ कर देता हूं। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 28 है दोस्तों। अनुच्छेद 28 की बात करूं, शैक्षणिक संस्थाओं एवं सभाओं में भाग न लेने की स्वतंत्रता, ये है हमारा अनुच्छेद 28। तो मैंने आपको बताया 25 से 28 तक धर्म से संबंधित है ये। अब ये अनुच्छेद 28 क्या कहता है, सपोज करो तुमने डोनेशन दे दी किसी को, ठीक है, किसी भी धर्म के लिए दे दी या कुछ भी दे दी, तो हम जो है शैक्षणिक संस्थाओं में या किसी कोई सभा हो रही है या कोई संस्था है, ठीक है, उसमें भाग लेने के लिए कोई जो है ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती कि भाई हमें भाग लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये हमारी स्वतंत्रता है, हम ले भी सकते हैं भाग, उसमें जाकर नहीं भी ले सकते। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 28। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 29 की, देखो 29 की बात करते हैं। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो ये अल्पसंख्यक क्या होता है दोस्तों, देखो अल्पसंख्यक क्या होता है। अनुच्छेद 29 हमारा ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का मतलब है रक्षा करना। सरकार क्या करेगी, रक्षा करेगी। अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है, मान लिया कोई दूसरे राज्य का है और दूसरे स्टेट में आता है, उसकी भाषा कोई दूसरी है, ठीक है, उसकी संस्कृति दूसरी है और वो दूसरी जगह आकर वो अपनी संस्कृति को निभाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सरकार का कर्तव्य होगा कि उसका जो प्रशासन है, उसका कानून है, उसको जो है समानता का अधिकार दिलाए। ठीक है, तो ये वो उसके लिए, जैसे कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, उत्तर प्रदेश आ गया, तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए अल्पसंख्यक कहलाएगा। दूसरे स्टेट का हम भी अल्पसंख्यक कहला जा सकते हैं। अगर दूसरे स्टेट में जाएंगे, उसकी संस्कृति लैंग्वेज अलग है और हमारी अलग है, तो हम वहाँ के लिए क्या है, अल्पसंख्यक है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए
ठीक है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो बालक जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें, ठीक है। इसी तरीके की वीडियो आपको अब कंटिन्यू मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।